हेलो क्लास। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया होंगे, ऐसी उम्मीद है। आशा यह है कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलर आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो अपना पाचन और अवशोषण का क्लास जो चल रहा था उसमें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत तक अपन देख चुके थे, पढ़ चुके थे। उसको वहां तक अपन निपटा चुके थे, मतलब खत्म कर चुके थे। ठीक है, अब जो आगे बढ़ने वाले हैं इसी में डाइजेशन जब अपन ने शुरू किया था, जब मैंने आपको बताया था कि कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, यानी कि कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा आज देखेंगे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए आप लोग। वेलकम टू केसीआई, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, विज्ञान की दुनिया में भी आपका स्वागत है। आज का जो सेगमेंट अपना रहने वाला है वो है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, उसके पहले तक की सारी चीजें लार्ज इंटेस्टाइन तक अपन खत्म कर चुके थे। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में क्या क्या चीजें आती हैं? लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, है ना, गाल ब्लैडर हो गया, ये सब चीजें इसमें आती हैं। उसके बारे में अपन देखेंगे कुछ। तो पहला जो सेगमेंट है, पहला जो टॉपिक है, इसमें पहली जो पाचन ग्रंथि है वो है आपका क्या? लीवर। इसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले लीवर के बारे में। ठीक है ना, इसके बारे में लीवर। देखिए, लीवर के बारे में मैं आपको शुरू में ही या पहले ही एक चीज बता चुका हूं कि लीवर क्या है। सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है अपने शरीर का। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें सबसे बड़ा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो कौन सा है? लीवर आपका। उसके अलावा क्या क्या है वो देख लेंगे। क्या? इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म। भाई उसके ओरिजिन की बात की है, कहां से डेवलप हो रहा है? एंडोडर्म से। ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं, जो बाहर की तरफ, बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ चीजें एक्सपोज होते हैं अपने, जो बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ या कि ऐसा कहें कि बाहर के वातावरण की तरफ अपनी चीजें एक्सपोज होती हैं, वो एक्टोडर्म से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? वो एक्टोडर्म से बनी होती है। जो अंदर की तरफ होती हैं वो एंडोडर्म से बनी होती हैं। ठीक है ना। तो लीवर आपको पता है बाहर की तरफ तो एक्सपोज होता नहीं है, कहां होता है? इंटरनल ऑर्गन है। कैसा? इंटरनल है। इंटरनल है तो जाहिर सी बात है ये कैसा होगा? काय से डेवलप होगा? एंडोडर्म से होगा। काय से होगा? एंडोडर्म से। एंडोडर्म से होगा। ये बात आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है गुरुजी, दूसरा पॉइंट बताओ। वजन की बात कर लो। लीवर का वेट कितना है? 1.5 kg। 1.5 kg यानी कि आप लोग भाई साहब 1.5 किलो का लीवर लेके घूम रहे हैं। कोई आसान बात थोड़ी है। कितने किलो का? 1.5 किलो का। 1.5 kg आपके लीवर का वजन है। अगर ग्राम में बात करें तो कितना? 1500 ग्राम, है ना। क्योंकि 1 kg में आपका कितना होता है? 1000 ग्राम। ये आपको पता होगा। तो 1.5 किलो में कितना हो गया भाई? 1500 ग्राम, है ना। ठीक है, वेट हो गया गुरुजी 1.5 kg। और एक पॉइंट लिखा है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन बोथ होता है। कैसा होता है ये? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये थोड़ी गुरुजी नई बात लग रही है, इसको थोड़ा सा समझा दो। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? भाई जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं अपने शरीर में, वो जो सीक्रेट करती हैं अपने जूस वगैरह
तरल पदार्थ जो भी पाचन में हेल्प करते हैं वो बनाती हैं, तो वो किस आधार पे कहाँ पे वो बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब किस किस तरीके से बाहर छोड़ रहे हैं, उसके आधार पर ये कहा गया है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, ये जैसे आपका ये कोई भी मैंने ऑर्गन मान लिया, ठीक है ना, मैं बना लीवर रहा था, वो बन कुछ और गया, क्योंकि डायग्रामेटिकली अपन थोड़ा वीक है ना चित्र कला में। देखिए ये मान लो आपने लीवर मान लिया या कोई भी एक्स वाई या डाइजेस्टिव ग्लैंड मान लिया, इसने अपने अंदर कोई चीज मान लो बनाई है, ये हो गई कोई चीज भी बना ली मान लो, है ना, इसने अपने अंदर कोई भी डाइजेस्टिव जूस बनाया, भाई यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, यहां से बाहर ले जाने के लिए अगर इसमें कोई नली है, क्या है, नली है, मान लो ये नली हो गई और ये जूस यहां से आया, इस नली से बाहर फेंका जा रहा है, नली से फेंका जा रहा है, मतलब क्या है, जिसमें क्या है, ये डक्ट है, क्या है, डक्ट है, अर्थात क्या है, जिसको बाहर ले जाने के लिए जिसमें क्या है, कोई भी नली है, बात समझ में आ रही है, डक्ट है, तो उसको कैसा बोला जाएगा, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब ही क्या होता है, बाहर, एक्सो का मतलब ही क्या होता है, बाहर, यानी कि इसमें जो भी सीक्रेशन है वो एक्सो में फेंका जा रहा है, यानी कि बाहर फेंका जा रहा है। अब बाहर फेंकने के लिए जाहिर सी बात है कोई एक पाइप होगा, कोई एक नली होगी, क्लियर है। तो जिस सीक्रेशन को, जिस जूस को फेंकने के लिए बाहर कोई भी नली है जिस भी ग्लैंड में, तो उसके बेस पे, उसके आधार पे उसको आप कहेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये आपको एक्सोक्राइन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं जिसका सीक्रेशन, सीक्रेट करने के बाद उसको किसी और दूसरी जगह भेजने के लिए एक पाइप की, एक डक्ट की, अर्थात एक नली की आवश्यकता होती है, और उसमें वो नली उपस्थित होती है। उस नली के आधार पर ही उसको क्या बोल देंगे अपन, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे आप, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बात अगर हम करें, दूसरा शब्द एक आया है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो भाई जो मान लो आपका ये एक और दूसरा ग्लैंड है कोई, ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि उसमें नली थी, नली से बाहर सीक्रेशन फेंक रहा था, लेकिन इस केस में ये नली क्या है, नहीं होगी, ये नली क्या है, नहीं होगी, ठीक है। अब गुरुजी नली नहीं होगी तो अपना जो वो सीक्रेशन सीक्रेट करेगा वो बाहर कैसे फेंकेगा, बाहर कैसे पहुंचाएगा, ऐसा सवाल आपके मन में आ गया होगा, तो उसका जवाब लो। देखिए नली तो यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन मान लो इसने इस जगह पे पूरा भर गया है, इसका जो भी सीक्रेशन है, इसका जो भी सीक्रेशन पूरा भर गया है, इसको बाहर फेंकने के लिए ये क्या करेगा ना, अपनी सरफेस से, अपनी सतह से ऐसे रास्ता रहेगा, बिना किसी नली के सीधे अपनी सतह से ऐसे रास्ता रहे, चारों तरफ से ऐसे रास्ता रहेगा, और इसी सरफेस से ही उसका सीक्रेशन क्या है, वो बाहर फैलता जाएगा। मैं आपको बहुत अच्छे उदाहरण देके समझा देता हूं। आपने रसगुल्ला देखा होगा, गुलाब जामुन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सफेद रसगुल्ला देखा होगा जिसको आप छेना कहते हैं, छेना के रसगुल्ले देखे होंगे, रसमलाई भी कह देते हैं उनको, ठीक है ना। आपने छेना के रसगुल्ले देखे होंगे, तो आप जब उसको दबाते होंगे, दबाएंगे ना, तो उसमें छोटे छोटे से जो छेद रहते हैं, उनसे क्या होता है, वो चाशनी जो सीधा कहीं अगर वो चाशनी, तो वो बाहर निकलने लगती है ऐसे दबाने के बाद, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से ही ये चीजें काम करती हैं, क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना। मान लो एंडोक्राइन क्या है आपका, छेना का रसगुल्ला है, सफेद रंग का जो रसमलाई होती है, रसगुल्ला होता है, वो है मान लो आपका क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ठीक
उसको दबा रहे हैं तो उसमें से जो चाशनी निकल रही है उसको समझ लो क्या है, उसका सीक्रेशन है एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार से काम करता है। अब मैंने आपको दो चीजें बताई, क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या होगा, आपकी जो नली है, आपकी जो नली है यानी कि जो डक्ट है, डक्ट है, वो प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी। भाई एंडोक्राइन ग्लैंड है गुरुजी, तो यहाँ पे नली तो प्रेजेंट नहीं होगी, डक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज ठीक छेना की तरह है, रसगुल्ला की तरह है। ये अपने आप ऐसे दांता से कुड़ता जाएगा तो उससे वो सीक्रेशन जो भी जूस होंगे चाशनी की तरह बाहर निकलते जाएंगे। तो गुरुजी ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड में नली नहीं होगी, ये आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। गुरुजी अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में, ये लो एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें क्या होगा आपका डक्ट। ठीक है, यानी कि जो नली है वो क्या होगी, उपस्थित होगी, यानी कि प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो अपन अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। क्या, अपन लीवर की बात कर रहे हैं, तो अब ये लीवर भी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन है तो एंडोक्राइन है। तो मैं आपको बता दूं ये कैसा है, दोनों है, क्या है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। मतलब गुरुजी, मतलब ये कि इसमें डक्ट भी होगी, नली भी होती है अपने सीक्रेशन को बाहर पहुंचाने के लिए, और ये छेना के रसगुल्ले की तरह रास्ता भी रहता है। समझ गए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या बोलेंगे इसको, मिक्स्ड ग्लैंड है, MIXED, मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही चीजें इसमें है, कह सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ह्यूमंस इट इज फाउंड, इट का मतलब क्या है यहाँ पे, लीवर। इन ह्यूमंस लीवर इज फाउंड इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर जो अपना छाती वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं क्या, थोरेसिक कैविटी। छाती के नीचे वाला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन बोलते हैं उसको, इसलिए क्या बोलते थे, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसका लोकेशन बता रहे हैं लीवर के, कहां होता है, कहां पाया जाता है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी होगी तो राइट साइड, यानी कि आपके दाहिने हाथ की तरफ, यहां नीचे की तरफ, छाती में दाहिने हाथ की तरफ नीचे की तरफ ये लीवर आपका पाया जाता है। ठीक है, बिलो द डायफ्राम, बिलो द डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या है, मैंने आपको बताया था ईसोफेगस जब पढ़ा रहे थे, फूड पाइप, कि फूड पाइप छेद करता हुआ जाता है डायफ्राम में। जब अपन सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर आ जाता है ना। तो ये वही डायफ्राम है। कहाँ है भाई, एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में प्रेजेंट होगा, बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के जस्ट नीचे। ये हो गई आपकी क्या, इसकी लोकेशन। ठीक है गुरुजी, नेक्स्ट वही पॉइंट आ गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। क्या लिखा है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो आपका लिवर है वो सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, या फिर डाइजेस्टिव नहीं लगाया वहां पे, क्या है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, इट इज मेड ऑफ लेफ्ट एंड राइट लोब। क्या, इट इज मेड ऑफ, लिवर के भी दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, क्या, एक लेफ्ट और एक राइट लोब। ठीक है ना, लिवर का दो हिस्सा होता है, क्या, एक राइट एंड लेफ्ट लोब। ठीक है गुरुजी, दो हिस्सा होते हैं। लेफ्ट इज द स्मॉलर देन द राइट लोब। क्या, लेफ्ट इज द स्मॉलर देन द
राइट लोब, यानी कि आपका जो लेफ्ट हिस्सा होगा लीवर का वो कैसा होगा, स्मॉलर, यानी कि छोटा होगा, और राइट हिस्सा कैसा होगा, बड़ा हिस्सा होगा। अगर कितना बड़ा बात करें तो लगभग 5 गुना बड़ा होता है आपका क्या, राइट वाला हिस्सा। जैसे अगर अपन बात करें 6 गुना होता है, जैसे मान लो 6 हिस्से देख रहे हैं तो 1/6, 1/6 भाग होगा, वो कौन सा भाग होगा, लेफ्ट, यानी कि बायां हिस्सा होगा। कितना होगा, 1/6। बचा हुआ 5/6 हिस्सा जो होगा वो कौन सा होगा, राइट हिस्सा, यानी कि आपका दायां हिस्सा। कितना होगा, 5/6। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट वाले हिस्से से राइट वाला हिस्सा 5 टाइम्स लार्जर होगा, 5 टाइम्स, यानी कि 5 गुना बड़ा होगा आपका। ठीक है ना, तो ये चीज है। देखो उसमें आगे क्या लिखा है, इट इज मेड ऑफ राइट एंड लेफ्ट लोब्यूल, लेफ्ट इज द स्मॉलर देन द राइट लोब्यूल। ठीक है, राइट लोब इज अप्रॉक्स 5 टाइम्स बिगर देन द लेफ्ट लोब, यानी कि लगभग 5 गुना ज्यादा होता है राइट वाला हिस्सा लीवर का आपके लेफ्ट वाले हिस्से के। ठीक है, लेफ्ट वाले लोब की बात क्लियर हो गई। क्या लिखा है नेक्स्ट, राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द फेल्सीफोरम लिगामेंट। क्या, फेल्सीफोरम लिगामेंट। भाई ये जो दो हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हिस्से, ये बीच में बटे हुए हैं। जैसे आपके घर में अगर 2 कमरे हैं तो बीच में एक दीवार होती है उनको बांटने के लिए, ठीक है ना, तो वैसे ही लीवर में 2 कमरे हैं। एक कमरा है जो लेफ्ट लोब है, बायां वाला हिस्सा है, वो 5 गुना छोटा है एस कंपेयर टू राइट वाले हिस्से की, और इनको बांटने के लिए बीच में एक दीवार है। इनको बांटने के लिए क्या है, बीच में एक क्या है, दीवार है, जो किसकी बनी हुई है, विच इज सेपरेटेड बाई किसकी, फेल्सीफोरम लिगामेंट की। फेल्सीफोरम लिगामेंट आप सोच रहे होंगे क्या है, कुछ नहीं है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसे टिश्यू जो 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं, 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करके, यानी कि आपस में जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, 2 चीजों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, आपका 2 चीजों को आपस में जोड़ने का काम होता है। बात समझ में आ गई आपको, क्या काम होती है भाई, कनेक्टिव टिश्यू का आपस में 2 चीजों को, 2 सेगमेंट को या 2 पार्ट को जोड़ने का काम होता है ना। जैसे ब्रिज का काम होता है ना, आपने ब्रिज देखा होगा, पुल देखा होगा, इस तरफ को और इस तरफ के रोड को आपस में क्या करता है, वो जंक्शन बनाता है, जोड़ता है ना। ठीक है, उसी तरह से आपका ये क्या फेल्सीफोरम लिगामेंट है, जो क्या है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, विच इज मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, जो किसका बना होता है, विच इज मेड ऑफ फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम नई चीज क्या है गुरुजी, पेरिटोनियम एक ऐसी लेयर है जो आपका एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। बहुत ही पतली झिल्ली टाइप की लेयर होती है, एक लेयर होती है वो। उसमें मेन चीज उसका क्या होता है भाई, जो अपना अंदर पेट है या फिर लीवर है, जो ये इंटेस्टाइन है, इन चीजों को क्या करती है, वो मेनली जकड़ के रखती है भाई। इन चीजों को मेनली क्या करती है, इनको जकड़ के रखती है, ताकि ये चीजें यहाँ वहां हिले डुले ना। पता चला अगर ऐसा ही अपने, ऐसा थोड़ी है कि अपना यहाँ से पाइप गया, पेट भी अपना ऐसे लटका हुआ है बगल पे, लीवर भी ऐसे लटक रहा है, आप चल रहे हैं तो ऐसे पेट भी हिल रहा है, ऐसे लीवर हिल रहा है, आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता होगा चलते के टाइम में। या फिर कभी ऐसा आपने सोचा है, ऐसा आपने सुना है कि मान लो आपके घर में कोई शादी है, आप खुशी से नाच रहे हैं, आपने यहाँ से एक ठुमका मारा इस तरफ से, तो आपका लीवर आके इस तरफ से इधर आ गया, फिर आपको याद आया कि यार मेरा लीवर इधर आ गया, फिर आपने वापस से एक ठुमका इधर से इधर मारा तो आपका लीवर इस तरफ आ गया वापस से। ऐसा तो नहीं होता है, तो कारण उसका यही है, ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर से एक लेयर होती है, वो इन सब ऑर्गन्स को पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। ठीक है ना,
तो वो एक लेयर होती है, ताकि आपके बॉडी के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो डिस्टर्ब ना हो, यहाँ वहाँ ना हो, उसमें चोट ना लगे, उसमें जर्क ना लगे आपके चलते फिरते के टाइम पे, या फिर गलती से आप कभी गिर भी जाते हैं तो अचानक से वो एक दूसरे से टकराए नहीं। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसको मैं एक बार पढ़ के सुना दें तो क्या, राइट एंड लेफ्ट लिवर लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द फेल्सीफोरम लिगामेंट, ठीक है ना, बाय द क्या, फेल्सीफोरम लिगामेंट, ठीक है ना, क्या, बाय द फेल्सीफोरम लिगामेंट, ठीक है, विच इज मेड ऑफ किसका, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है ना, क्या, विच इज मेड ऑफ फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम, ठीक है ना। तो ये चीज यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो डायग्रामेटिकली अगर आपको देखना चाहें तो मैं जिस लेयर की बात कर रहा था ना, अब आपको ये अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लीवर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, तो लीवर में जो ये लेयर है, जो ये चीज है, यही है इन दोनों को एक दूसरे को बांट रही है। जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू था ना, फेल्सीफोरम लिगामेंट, वो यही है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यही है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फेल्सीफोरम लिगामेंट, ठीक है ना। पेरिटोनियम की जो लेयर है, फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम जो ये बनाती हैं, ये एक लेयर है भाई साहब, ये एक लेयर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। ये मैंने आपका वो हिस्सा अलग प्रकार से वो एक दूसरे में बांट के बता दिया है, ठीक है। अगर आपको और डीपली इसको देखना है तो ये लो, मैं आपको इसमें ऐसे भी बना के बता देता हूँ, ठीक है ना। ये लो, आपको और थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, कौन सा पॉइंट है, ये था ये वाला, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। देखो क्या होता है यहाँ पे, दो अलग अलग, ये आपका क्या है भाई, लेफ्ट वाला हिस्सा है, कौन सा, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये कौन सा है आपका, लेफ्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। अब ये जो है वो कौन सा है, राइट वाला हिस्सा है। ये कितना है, 5/6 पार्ट है, ये कितना है आपका, 1/6 पार्ट है। क्लियर हो गई ये चीज आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर अपन और डीपली इसमें डिटेल में जाएं तो क्या है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। भाई क्या करता है, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, तो बात आ गई देखो यहाँ पे किसकी, डक्ट की आ गई ना, ये क्या, डक्ट की बात आ गई, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम, बाइल क्या है, बाइल इसका सीक्रेशन है, क्या है इसका, सीक्रेशन है, बाइल क्या है इसका, सीक्रेशन है, ठीक है ना। क्या है भाई, लेफ्ट एंड राइट जो हेपेटिक डक्ट है, देखिए, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। अब हेपेटिक, आप अगर सोच रहे हो हेपेटिक क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हेपेटिक किसके लिए यूज किया जाता है, लिवर के लिए हेपेटिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हार्ट के लिए क्या किया जाता है इस्तेमाल वर्ड, हार्ट के लिए क्या किया जाता है भाई, कार्डियक। लीवर के लिए क्या किया वर्ड इस्तेमाल किया है अपन ने, हेपेटिक, है ना। बायोलॉजी के ये कॉन्सेप्ट थोड़े से जान लो। और लीवर के लिए क्या, हेपेटिक, और आपका हार्ट के लिए क्या है, कार्डिया, है ना। लंग्स की बात करें अगर अपन, लंग्स की बात करें अपन, तो लंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है पल्मोनरी, ठीक है ना। अगर किडनी की बात करें अपन, किडनी की बात करें तो किडनी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्या, रीनल,
ठीक है ना। अगर चेस्ट की जो कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। किसको बोलते हैं, ये चेस्ट की कैविटी। ठीक है, जो आपका पेट होता है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है भाई, एब्डोमिनल कैविटी। क्या किया जाता है भाई पेट के लिए, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये चीजें आपको याद रख लेना, नोट कर लेना चाहो तो, ठीक है ना। क्या है भाई, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक है ना, बाइल क्या है भाई, इसका जो सीक्रेशन है ना, जो डाइजेस्टिव जूस है उसको क्या बोल रहे हैं भाई, भाई ये बाइल बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, दिस डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो मैं इस डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझा दूं, क्या राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, यानी कि ये जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब है, ये दो दो पार्ट हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, तो क्या होता है, इसमें जो भी चीज बनी, इसमें जो भी चीज, जो भी सीक्रेशन आपका बना, उसमें उसमें क्या होता है, इसमें मान लो जो भी सीक्रेशन बना आपका, इसमें बना, तो भाई इससे एक डक्ट निकलती है, एक नली निकलती है, ये आई, इससे भी एक नली आई, ये आई। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो वो सेम वही चीज वो कहना चाह रहा है, क्या, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक बोल। ये क्या बोल रहे हैं, ये भाई कौन सा है, लेफ्ट से निकल रही है, क्योंकि तो ये कैसा है भाई, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ये, क्योंकि ये लेफ्ट वाले हिस्से से निकल रही है। भाई ये जो ये राइट वाले सॉरी जो ये राइट वाले हिस्से से आ रही है वो कौन सी है भाई साहब, राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट है आपकी। क्लियर हो गई होगी चीज, है ना। अब ये दोनों आगे चल के ना एक कॉमन डक्ट, यानी कि दोनों आपस में, एक नली इधर से आई, एक नली इधर से आई, दोनों यहाँ पे जाके मिल गई, फिर इनने एक साथ ही एक नई नली का निर्माण कर लिया। नई नली यानी कि एक नई डक्ट का फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने जाके, ठीक है ना। ये लोग आपकी और मोटी सी बड़ी सी, इन्होंने एक नई नली में जाके ये खुल गए, ठीक है। अब इसी बड़ी नली को क्या बोल रहे हैं भाई साहब, कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोल रहे हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको ही, क्या बोल रहे हैं इसको ही, कॉमन हेपेटिक डक्ट। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। देखो वही लिखा है, क्या, दिस डक्ट्स ज्वाइन टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या, टू फॉर्म अ कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, क्या, गाल ब्लैडर इज थिन मस्कुलर सैक। भाई गाल ब्लैडर क्या है, गाल ब्लैडर क्या नई चीज आ गई। तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो ये जो हरा हरा हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को क्या बोला है, यही क्या है आपका गाल ब्लैडर। बात समझ में आ गई, यही हिस्सा आपका क्या है, गाल ब्लैडर। जो आप ये हरा हरा हिस्सा देख पा रहे हैं ना, यही हरा हरा हिस्सा क्या है आपका, गाल ब्लैडर। ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है आपका गाल ब्लैडर, ठीक है ना। हाँ, क्या है, गाल ब्लैडर इज थिन मस्कुलर सैक। क्या भाई, पतला सा एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, विच इज सिचुएटेड बिलो द राइट लोब। जो कहाँ होता है, दाहिने लोब के जस्ट नीचे होता है। ये देखो आपका राइट लोब यानी कि दाहिना लोब है, इसके नीचे आपको जस्ट क्या दिख रहा है भाई, ऐसे ही मान लो दाहिना लोब है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये छोटा हिस्सा यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका यहाँ पे होगा क्या, गाल ब्लैडर। ठीक है गुरु जी, अच्छे से समझ में आ गया। इज सिचुएटेड बिलो द राइट लोब ऑफ लिवर एंड ड्रेन्ड बाय द सिस्टिक डक्ट, एंड ड्रेन्ड बाय द सिस्टिक डक्ट। यानी कि जो ये गाल ब्लैडर है, ड्रेन्ड का मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास आप ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं ना भाई, कहीं से पानी वानी निकलने के लिए, जो नाली वाली निकालने के लिए, कचरा निकालने के लिए, गंदगी गंदा पानी निकालने के लिए अपने घरों में अपन क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं ना, तो वहां से वो वर्ड लिया है उन्होंने ड्रेन।
ड्रेनेज वाला क्या करता है, क्या कहना चाहता है भाई, इसका जो ये गॉल ब्लैडर है ना, ये किसके द्वारा ड्रेन किया जाता है, मतलब इसमें जो भी सीक्रेशन बन रहा है, जो भी इसमें चीजें बन रही हैं, डाइजेस्टिव जूस बन रहे हैं, ये किसके द्वारा खाली की जाती हैं, किसके द्वारा खाली की जाती हैं, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। बात समझ में आ गई आपको, सिस्टिक डक्ट। अब आपको दिख रहा हो भाई, ये तो हो गया आपका क्या, गॉल ब्लैडर हो गया। ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं आप, सिस्टिक डक्ट। क्या, सिस्टिक डक्ट। बात क्लियर हो गई आपकी। क्या हो गया भाई साहब, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ तक तो ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। ये जो डक्ट यहाँ से चली जा रही है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं आप, सिस्टिक डक्ट। ठीक है ना। तो भाई सिस्टिक डक्ट के द्वारा ही ये क्या किया जाता है, गॉल ब्लैडर खाली किया जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो आपने पहले देखा था भाई, एक राइट लोब से नली निकल रही थी, एक लेफ्ट लेफ्ट लोब से निकल रही थी, दोनों ही आपस में मिल गई थी और आपस में मिलके उन्होंने क्या बनाया था, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाया था। अभी आगे चल के देखो, कॉमन हेपेटिक डक्ट भी मिल जाएगी और ये सिस्टिक डक्ट भी आगे जाके मिल जाती है भाई साहब। ठीक है गुरुजी। क्या सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कनेक्टेड टू कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है ना। अब इन्होंने एक नई डक्ट बना ली कॉमन, जिसका नाम क्या बोल रहे हैं, इसका कॉमन बाइल डक्ट, जिसको क्या बोल रहे हैं आप, कॉमन बाइल डक्ट। बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। हाँ, which is connected to form a common hepatic duct to form a common bile duct। ठीक है ना। also called ductus polyodocus। क्या, which is also called क्या, ductus polyodocus, which is also called ductus polyodocus। भाई इसको ही क्या बोल दिया जाता है भाई, बाइल डक्ट को डक्टस पोलियोडोकस। ठीक है ना। ये जो बाइल डक्ट है इसको ही क्या बोल दिया जाता है भाई, डक्टस पोलियोडोकस। ठीक है ना। तो यहां तक का ये चीज सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। हाँ, चीजें यहाँ पे आगे थोड़ा सा अपन बढ़ाते हैं कहानी को। अब भाई हेपेटिक लोब्यूल क्या है गुरुजी, ये नई चीज क्या आ गई है, हेपेटिक लोब्यूल है क्या। तो देखो हेपेटिक लोब्यूल है क्या, यार है, देखिए हेपेटिक लोब्यूल क्या है, जो आपका लीवर है ना, उसके अंदर भी छोटे छोटे से और छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। क्या होती है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। जैसे आपका जो एक कमरा बना है, या फिर ऐसा कह लें आपका जो एक घर बना है, वो ईंटों से पत्थरों से मिलके बना है। किससे बना है, ईंटों से पत्थरों से मिलके बना है आपका क्या, हेपेटिक लोब्यूल। क्लियर है ना। ईंटों से पत्थरों से मिलके बना है आपका क्या, हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल गुरुजी, हेपेटिक लोब्यूल में ईंट पत्थर कहां से आ गई, हेपेटिक लोब्यूल ने ईंटों से पत्थरों से मिलके क्या बना है, आपका घर बना है। ठीक है ना। तो आपका जो ये घर है, मान लो वो क्या है, आपका लीवर मान लिया। घर किससे बना है, ईंटों से। तो वो ईंट है ना छोटे छोटे से, वो आपने किसको मान लिया, हेपेटिक लोब्यूल को मान लिया। ठीक है ना। पहला पॉइंट इसमें जो भी लिखा है क्या, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है ना। क्या है, हेपेटिक लोब्यूल क्या है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर है हेपेटिक लोब्यूल। ठीक उसी तरह भाई स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ घर क्या है, ईंट आपका। भाई ईंट से ही मिलके तो घर बना है, ऐसे हेपेटिक लोब्यूल, बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल मिलके आपका क्या बनाते हैं, लीवर बनाते हैं।
ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, अपन लीवर में और अंदर अभी घुसने वाले हैं, ठीक है ना, अपन लीवर में अभी और अंदर घुसने वाले हैं। तब तक मैंने आपको ये थोड़ा सा हेपेटिक लोब्यूल के बारे में जानकारी दे दी, मैंने आपके अंदर इसके इच्छा थोड़ी सी जागृत कर दी, ताकि आपके अंदर वो आग लगी रहे, भाई हेपेटिक लोब्यूल है क्या, ठीक है ना। क्योंकि अच्छा सेगमेंट है, आज अपने पास उतना समय नहीं है कि इसको पूरे सेगमेंट को अपन एक साथ कवर कर पाए, इसलिए आप कोशिश करिए कि आप खुद से पढ़ के आइए, और नहीं तो फिर मैं तो आपको घोल घोल के पिलाने ही वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक साथ अगर बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, ना आपके किसी का काम रहेगा, ना आपका काम बनेगा, ना मेरा काम बनेगा, ना आप सीख पाएंगे, और मैं सिखाने में भी नाकामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि जिस प्रकार से मेरी ट्रेनिंग रही है साइकोलॉजी की या एनएलपी की, उससे मुझे पता है कि लगभग 30 मिनट तक ही आपका ग्राफ, 20 से 25 से 30 मिनट तक ही आपका ग्राफ ऊपर जाता है, फिर नीचे जाने लगता है, आप बोर होने लगते हैं, ठीक है ना। तो हम फिर से प्रयास करेंगे नई एनर्जी के साथ, नई कोशिश के साथ, अगली क्लास में हेपेटिक लोब्यूल से आपकी क्लास शुरू कर पाए। तब तक के लिए मौज करो, ऐश करो, है ना, पढ़ते रहो, सबसे जरूरी बात पढ़ाते रहो अपने आसपास के लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए उतने एबल नहीं है, सक्षम नहीं है, कहीं नहीं जा सकते हैं, ऐसा माहौल है, कोविड टाइम पीरियड जो है, पेंडेमिक चल रहा है, ऐसा माहौल है कि आप बहुत ज़्यादा जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जा सकते हैं, इसीलिए ही ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी चलाई जा रही हैं। और आप भी वही प्रयास करो कि भाई अपने आसपास के लोगों को जितना सीखें उतना सिखाते रहें, उससे क्या होगा, आप सीखने में, सीख पाए या ना सीख पाए, आप सिखाने में ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, इससे आपका भी फायदा है, सामने वाला जो सीखेगा उसका भी फायदा होगा, भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। जय भवानी।